मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर XYZ। मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है कि वाई ही इज़ लो टेंशन या लो वोल्टेज इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, या वाई द वोल्टेज जनरेटेड हिज अ मल्टीपल ऑफ 11 kV। देखो, फ्रांस में या फ्रेंच में बोला जाए तो जो टेंशन है उसको बोलते हैं हम वोल्टेज। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखो, इसका जो बड़े सारे जो लोग हैं वो जो आंसर देते हैं वो फॉर्म फैक्टर के थ्रू देते हैं, बट जो फॉर्म फैक्टर है वो बेसिकली इसका आंसर जो है नहीं है। और जो इसका आंसर है वो असल में लॉजिक आंसर है, ये आपको सबसे पहले बात क्लियर होना चाहिए। देखो, आंसर में कैसे देते हैं कि बंदे बोलते हैं कि जो रीज़न वन, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं कि फॉर्म फैक्टर है। देखो, फॉर्म फैक्टर सबसे पहले हमें बताता है, टेल अस द शेप ऑफ द वेव फॉर्म के बारे में हमें जो है वो फॉर्म फैक्टर बताता है। तो वो जो फॉर्म फैक्टर होता है वो VRMS अपॉन V एवरेज होता है। अगर हम साइन वेव का फॉर्म फैक्टर की बात करें तो VM अपॉन √2 या RMS वैल्यू, और एवरेज वैल्यू अपनी ये है 1.11। अब देखो, अब इसमें जो 1.11 के साथ वो बोलते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम 10 kV को मल्टीप्लाई करेंगे 1.11 के साथ तो कितना निकलेगा, 11.1 kV। अब जैसे 20 kV को करेंगे तो 22.2 kV, 30 को करेंगे तो 33.3 kV, 60 को करेंगे तो 66.6 kV, 120 को करेंगे तो 132.2 kV। अब देखो, असल में ये जो पॉइंट पॉइंट में जो वैल्यू आई है उसका इस्तेमाल हम नहीं करते। देखो, ट्रांसमिटेड जो वोल्टेज होती है वो 11 kV है, 22 kV है, 33 kV है, 66 kV है, 132 kV है। ये नहीं है कि 132.2 kV, ऐसा नहीं है। अब देखो, बंदे पूछेंगे कि ठीक है, अगर बंदे रीज़न दे भी देते हैं कि भाई इस फॉर्म में, वो आपको बोल भी देते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ठीक है, तो 400 kV 765 kV ये तो मल्टीपल में तो है नहीं 11 kV के। ठीक है, अगर इससे भी नहीं मानते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि जो सिंगल फेज़ है वो हम 230 लेते हैं ना कि 220, थ्री फेज़ हम 400 लेते हैं ना कि 440। देखो, 440 का जो कंसेप्ट है वो मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था। ये आपकी वेरिएशन की वजह से होता है, वोल्टेज की जो वेरिएशन है आपके लोडेड की वजह से, लोड जो होते हैं आपके जैसे इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, उसके वजह से आपकी वेरिएशन होती है वोल्टेज में। अब देखो, सिंगल फेज़ आपका 230 है, थ्री फेज़ आपका 400 है, और ये आपका 400 kV 765 kV, ये सब जो है मल्टीपल में नहीं है, किसके, 11 kV में। ठीक है। अब देखो, जो अल्टरनेटर होता है या जनरेटर होता है उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो अवेलेबल होती है इन द रेंज ऑफ 11 kV टू 15 kV, जो कि ये भी मल्टीपल नहीं है 11 kV के। तो इसका मतलब कि ये जो रीज़न बोलते हैं कि फॉर्म फैक्टर वाला जो रीज़न होता है वो यहाँ पर जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गलत होगी। देखो, सबसे पहले ये चीज़ गलत होगी, फिर 400 और 765 चीज़ें ही गलत होगी, 230 एंड 400 जो हम लेते हैं वोल्टेज, वो ये यहाँ पर ये जो 11 kV के कोई मल्टीपल में है ही नहीं। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ये जो हमारा रीज़न नंबर 2 और जो वैलिड है, ये आपका लॉजिक की गेम है सारी। ये मत बोलना कि कोई प्रूफ है या कुछ है, ये सब लॉजिक के बेसिस में ही सारा कुछ है। अब देखो, हम मान के चलते कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जो ड्रॉप है वो हम 10% का जो है एज्यूम करके चलते हैं। मीन्स हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन में अगर लॉसेस हो भी रहे हैं तो वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। अब देखो, ट्रांसमिशन लाइन में जो ड्रॉप होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, आपके रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन की वजह से होते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि रिसीविंग एंड में अगर हम 10 kV चाहते हैं या 20 kV या 30 kV 60 kV या 200 kV अगर हम चाहते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि जो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो कितने परसेंट का हमें ड्रॉप कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है मान के चलते कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है अगर वो 10% का ही ड्रॉप करके चली है, तो हमें जो वोल्टेज है वो इतनी ज़्यादा देनी है, इस हिसाब से देनी है कि जो हमारा ड्रॉप है वो यहाँ पर जो है उस चीज़ को वो कैंसिल आउट करके जो हमारी वोल्टेज हम चाहते हैं रिसीविंग एंड में उतनी वो मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम 10 kV चाहते हैं रिसीविंग एंड में तो 10% का ड्रॉप देखेंगे तो 1% हुआ, मीन्स हम 11 kV अगर सेंड करेंगे तो उसमें जो उसका 1% का ड्रॉप है वो यहाँ 10% का जो ड्रॉप है वो यहाँ पर हो जाएगा। मीन्स 11 kV का 1 kV यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा और 10 kV हमें जो है यहाँ पर मिल जाएगा। सेम हम 20 kV अगर हमें चाहिए तो हम उसका वही 10% करेंगे तो कितना निकला, 2 kV हुआ वो। तो मीन्स 22 kV भेजेंगे, 2 kV ड्रॉप में जाएगा और 20 kV हमें मिल जाएगा। ऐसे ही 33 kV भेजेंगे तो 3 kV यहाँ पर बर्बाद हुआ और 30 kV हमें यहाँ पर पहुँच गया। सेम 220 kV में यहाँ पर जो है आपका 20 kV बर्बाद होगा और 200 kV हमें जो है रिसीविंग एंड में मिल जाएगा। ये जो हमारा लॉजिक होता है ये सिर्फ एक लॉजिक की गेम है सारी है। इसमें ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसको किसी के थ्रू हमें जो है प्रूफ ही करना पड़ेगा, बट ये लॉजिक की गेम है पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पर है कि अब बच्चों के मन में क्या क्या डाउट जो है वो आएंगे। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 हम जो लेकर आए हैं कि वाई द ओनली द 10% एक्स्ट्रा ही हम ड्रॉप को क्यों लेके चलते हैं, वाई नॉट उससे ज़्यादा या उससे कम। पहला क्वेश्चन ये हो गया अपना।
सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि वाई नॉट 44 kV, 55 kV, 77 kV एंड सो ऑन वोल्टेज यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन्स, ये भी क्वेश्चन उठता है। फिर हम देख सकते हैं कि वाई वी डू नॉट जनरेट द पावर इन द 1 kV, 2 kV, 3 kV और 33 kV, 66 kV एक्स्ट्रा इंस्टेंट ऑफ द 11 kV एट द जनरेटिंग स्टेशन। तो ये हमारे जितने भी डाउट है, 3 प्रकार के डाउट यहाँ पर बंदे के मन में आएंगे या किसी के भी मन में ये आएंगे। तो यहाँ पर हम जो है उसके आंसर देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपा करके आप इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और शेयर करना कि भाई ये है असलियत में असली वीडियो, जहाँ पर आपके डाउट आपके क्लियर होंगे। अगर देखो कहीं पर मेरे से गलती होती है तो मेरे को माफ़ करना। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि वी डू नॉट नो द एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। देखो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी हम एक्सट्रैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं कि कितनी होगी, क्योंकि ये सारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमें करंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो V इजिकल टू आई इंटू आर होता है, रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन्स का जो है एक मानी जाती है वैल्यू मानी जाती है। अब जैसे जैसे करंट आपका ऊपर नीचे जाएगा तो आपका वोल्टेज जो है ड्रॉप उस हिसाब से वेरी करता रहेगा। अब देखो करंट जो होता है वो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टेंट ही जाएगा, क्योंकि हम AC सप्लाई भेजते हैं, तो वो भी आपका वेरी करता रहेगा। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं। 10% से मीन्स मैं बोलूँ तो 7% भी हो सकते हैं, 13% भी हो सकते हैं। बट जो इंजीनियर ने उस समय जो वैल्यू लेके वो चले, जो नियरेस्ट वैल्यू लेके चले, वो उन्होंने माना कि हम 10% तक की ही वैल्यू लेके चलेंगे। ये इंजीनियर का उस समय का था, माना गया, क्योंकि ये सारी लॉजिक की गेम है। ठीक है, अब देखो इसमें आएगा, अब ये मत सोचना, देखो यहाँ पर भी मैंने 220 kV तक ही लेके चलाऊंगी, यहाँ पर भी जो लॉजिक है वो 10% का यहाँ तक ही लेके चलाऊँ। अब देखो 400 kV और 765 kV में ये 10% का लॉजिक नहीं चलता है, ये आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अब देखो उसमें होता क्या है, देखो इसके कंपैरिजन में 220 के कंपैरिजन में जो अपनी वोल्टेज है यहाँ पर क्या 400 kV एंड 795 kV है। ठीक है, तो इसमें क्या कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो करंट इसमें कम होगा, तो ड्रॉप जो है, अब इसमें जो भी ड्रॉप होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें देखो 400 kV में तो जो करंट है वो भी अच्छे खासे वैल्यू ही इसकी होगी, तो इसमें क्या है कि इन ड्रॉपों को हम जो है ख़त्म कर सकते हैं, कंपनसेटेड कर सकते हैं जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। तो 400 और 765 में जो 10% का जो ड्रॉप है वो वाला रूल नहीं चलता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे हम जो किस तरीके से हम जो है वोल्टेज को या ये ड्रॉप इसको ख़त्म कर सकते हैं, देखो हम कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वोल्टेज करेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये जो 400 kV और 765 kV होते हैं ये बड़े बड़े ग्रिड्स के फॉर्म में होते हैं। हमारे 5 प्रकार के ग्रिड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे नॉर्थन हो गया, साउथन हो गया, वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया और नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इसमें जब भी हमें पावर ट्रांसफ़र करनी है तो हम जैसे 765 kV या 400 kV ही उधर भेजेंगे, हम ये थोड़ी नहीं करेंगे 220 kV भेज रहे हैं, क्योंकि इसमें हज़ार हज़ार किलोमीटर तक दूर जो है वो कनेक्टेड की गई है सारी लाइनें। अब देखो होता क्या है कि वोल्टेज बाई चांस अगर बिलो द रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है इंडक्टेंस, उसको हमें जो है ऑफसेट करना पड़ता है कैपेसिटेंस के द्वारा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं, शंट कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करते हैं, सीरीज कैपेसिटेंस का या टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का। देखो सबसे पहले जो अगर हम सिंक्रोनस कंडेंसर की मैं बात बताऊँ तो जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखो इनकी जो कॉस्ट होती है वो ये मत समझना कि लाखों में होती है, लाखों से ज़्यादा होती है। ये मत समझना कि 10 लाख हो गए, 1 लाख 2 लाख, नहीं, ये जैसे करोड़ों में जाती है ये वैल्यू। मीन जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है इसका जो खर्चा आता है उसको खरीदने का ही 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से आपका ये जाता है। तो हम ये तो कर नहीं सकते कि 220 kV के आसपास भी ये लगाने लग जाएं, तो ये तो अनइकोनॉमिकल भी हो जाता है। बट 400 kV और इनके लिए हम जो है ये चीज़ें लगा सकते हैं, क्योंकि ये बड़े सारे जो है ड्रॉप को वो कम कर देती हैं। अब देखो सेकंड जो इसमें है कि वोल्टेज अगर अबव हो जाता है रिक्वायर्ड वैल्यू का, तो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस बाय द कैपेसिटर नीडेड टू बी ऑफसेट बाय द इंडक्टेंस, तो वहाँ पर हम शंट रिएक्टर एंड स्टैटिक VAR एंड कंपनसेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो क्यों हो जाता है, देखो एक आपने फेरेंट इफेक्ट सुना होगा। फेरेंट इफेक्ट में होता क्या है बेसिकली कि आपके नो लोड की कंडीशन में जो आपकी वोल्टेज है वो एक रिक्वायर्ड वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाती है। मीन सेंडिंग एंड की वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड की वोल्टेज का कंपैरिजन करें तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है 5% ऑफ एन सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो वहाँ पर जो हम शंट रिएक्टर एंड स्टैटिक VAR कंपनसेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो मीन्स 400 kV और 765 kV में ये जो चीज़ें होती है ना, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन की जो एग्जांपल्स है वो इकोनॉमिकल हो जाती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो 10% वाला जो चीज़ है यहाँ पर ये वैलिड नहीं होती है। अगर हम सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं कि वाई नॉट 44 kV, 55 kV, 77 kV एंड सो ऑन वोल्टेज लेवल इज यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन्स, तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो वी कैन मेक इट एनी लेवल ऑफ द वोल्टेज, बट वाई टू मेक इट कम्प्लेक्स, हम क्यों कम्प्लेक्स करें। अब देखो इनिशियल में अगर आप 11 kV, 22 kV, 33 kV, 66 एंड 132
लेके चले थे। अगर उस समय आप 44 लेते, 55 लेते, 77 लेते तो वो भी वैलिड था। बट इसमें था कि इंजीनियर ने उनको लिया क्योंकि वो ट्रांसमिशन के डिस्टेंस के बेसिस में था कि उस समय जो अपने पावर प्लांट इतने नहीं थे, इतना हमें जो है ज्ञान नहीं था। आपको पता है कि जो इंडिया की जो कंडीशन थी वो कैसी थी पुराने समय में, तो उस हिसाब से जो है इंजीनियर ने सिर्फ 11, 22, 33, 66, 132 ये सिर्फ ट्रांसमिशन के डिस्टेंस के बेसिस में लिया है। अब देखो, अगर आप 44 के बी, 55 एंड 77 भी लेके चलते हो तो होगा क्या। देखो, सबसे पहले आपको जो है न्यू रेटिंग के ब्रेकर चाहिए, क्योंकि 11 के बी के हिसाब से ब्रेकर आएगा, 22 के हिसाब से ब्रेकर्स होंगे। अब 44 एंड 55 की बात करोगे तो इसमें क्या कि न्यू रेटिंग के ब्रेकर चाहिए, स्विच गियर चाहिए, तो ये सब अब जो है वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड जो पैटर्न हम हमारा जो चल के रहा है, जो हम चलता है, जैसे 11 के बी के लिए, 22 के बी के लिए जो भी चीज़ें चलती है, ब्रेकर्स होगा, स्विच गियर्स होगा, ऐसे करके ये चीज़ें लगेंगी, वैसे लगेंगी, तो ये सब जो है पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है रीज़न पता चल गया कि क्यों हम जो है इस समय, या हम जो है 44, 55 एंड 77 के बी को क्यों नहीं अपना रहे हैं। जो हम पहले अपना चुके हैं हम उसी को ही लेके चले हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है, वाई वी डू नॉट जनरेट द पावर इन द 1 के बी, 2 के बी, 3 के बी और 33 के बी, 66 के बी एक्स्ट्रा इंस्टेंट ऑफ द 11 के बी एट द जनरेटिंग स्टेशन। तो ये जो जनरेटिंग स्टेशन में भी जो इसका एग्जाम जो मैं आंसर एक्सप्लेन करूँगा वो हाइड्रो एंड थर्मल एंड न्यूक्लियर के बेसिस में होगा। देखो, सबसे पहली बात कि आपका सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड है। अब देखो, ट्रांसमिशन लाइंस का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है जब भी पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, एक होता है ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लॉस होते हैं और जब सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है वो ट्रांसमिशन का ही होता है। जैसे आपका एक 100 से लेकर 200 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा के जो डिस्टेंस होते हैं उनमें जो हमें पावर को भेजना पड़ता है। अब देखो, हम क्या करेंगे कि पावर को हमने लिया, वोल्टेज को ज़्यादा करके करंट को हमने कम कर दिया। अब देखो, हमें पता है कि वोल्टेज के बेसिस में इंसुलेशन डिसाइड होती है और करंट के बेसिस में अपनी थिकनेस डिसाइड होती है वाइंडिंग्स की। तो वोल्टेज के बेसिस में अपना जो है अपना क्या बन जाएगा, ट्रांसफार्मर बन जाएंगे, और उसी के बेसिस में आपका जो करंट है और जो आपकी वाइंडिंग। अब देखो, इंसुलेशन और जो वाइंडिंग है, अब देखो, अगर हम करंट को ज़्यादा कर देते हैं, देखो उसके लॉसेस भी हैं, पर मैं ट्रांसफार्मर के बेसिस में बात करूँ। अगर हम क्या करेंगे कि करंट को ज़्यादा कर देंगे तो उसके लिए जो अपनी कॉपर की वायरें चाहिए, जो कॉपर चाहिए, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। मीन्स ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को ज़्यादा एंड करंट को कम करके ही हमेशा चलते हैं। अब देखो, वोल्टेज को ज़्यादा करने के भी फ़ायदे हैं और करंट को कम करने के भी अपने फ़ायदे। अब देखो, हम लेके चलते हैं कि करंट को हमने ज़्यादा कर लिया और उस बेसिस में हमने जो वोल्टेज को कम कर लिया, मीन्स 1 के बी, 2 के बी एंड 3 के बी हमने वहाँ से उत्पन्न कर दी। अब इसमें होगा क्या कि करंट ज़्यादा होने पर अपना लो पावर फैक्टर होगा, कोरोना लॉस, स्किन इफेक्ट, आइस्क्रा लॉसेस, वाइंडिंग्स में हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है देखने को मिलेगी करंट के ज़्यादा होने पर। ठीक है, ये रीज़न हो गया। तभी हम जो है उसको एक स्टैंडर्ड मान के चलें कि 11 के भी हम जो है वहाँ से जनरेट करते हैं। अब देखो, होता क्या है कि डिसएडवांटेज भी है, हम हाई वोल्टेज को नहीं कर सकते। इसमें एक और क्वेश्चन उठता है कि हम 11 के बी कर रहे हैं, अगर हम उससे ज़्यादा के बी को करें, जैसे 1 मेगा वोल्ट कर दें, या आपका जो है 10 मेगा वोल्ट कर दें, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते। देखो, वोल्टेज की प्रोपोर्शनलिटी में इंसुलेशन होती है। अब देखो, हमें क्या करना पड़ेगा कि इंसुलेशन की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाएंगी इनमें। जैसे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा और उसमें जो आपकी इंसुलेशन की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं इसमें अंडरग्राउंड का भी सिस्टम में लेके चला हूँ। तो वैसे तो अंडरग्राउंड जो है वो 66 के या 60 के किलोमीटर के आगे नहीं जाती वैसे, बट एक एग्जांपल के वे मैंने बताया कि इंसुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, उसकी जो कॉस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अगर हाई वोल्टेज का इसलिए हम नहीं कर सकते, देखो हाई वोल्टेज होगा, वोल्टेज हाई टावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होती है। देखो, आपने कभी कभी सुना होगा कि जैसे कि बड़ी बड़ी जो हमारी लाइंस होती हैं, हाई वोल्टेज की लाइंस होती हैं, जिसमें कि 400 की बी की लाइन या 765 के बी की लाइंस होती हैं। जैसे आपने महाराष्ट्र के साइड देखा होगा, मध्य प्रदेश की साइड देखा होगा, तो उसमें आपने कभी कभी सुना होगा कि जैसे कि उसके नीचे से कोई मवेशी चराने वाले जा रहे थे और वहाँ से जो उनको जो है लाइन ने खींच दिया। तो वहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हमारा जो टावर की हाइट होगी वो कम होगी, और इसके लिए हमें जो है अगर ज़्यादा वोल्टेज में टावर की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी करनी पड़ती है। अब होता क्या है कि वोल्टेज इतनी ज़्यादा होगी तो आसपास की जो एयर होती है वो एनर्जाइज हो जाती है और फिर उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग जाती हैं, और वहाँ से जो बंदा है फिर वो नीचे चलते चलते वो आसमान में फिर वो खींच लेगा और फिर भगवान को
प्यारा हो जाएगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम 11 के बी का नहीं करते, हम करते हैं जैसे 1 के बी 2 के बी 3 के बी, इसका जो इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट ऑफ 11 के बी। हम जैसे कि विंड पावर प्लांट हो गए, सोलर पावर प्लांट हो गए, तो वहाँ पर जो है उसी हिसाब से जो हमारी एनर्जी कन्वर्ट होकर जो हमें मिल रही है उस हिसाब से भी हम 1 के बी 2 के बी एंड 3 के बी का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कौन से? द वाई ओनली द 10% एक्स्ट्रा एंड वाई नॉट मोर और लेस 10%। और सेकंड जो क्वेश्चन है कि वाई नॉट द 44 के बी 55 के बी 77 के बी एंड सो ऑन द वोल्टेज लेवल इज यूज इन द ट्रांसमिशन। एंड थर्ड क्वेश्चन है वाई वी डू नॉट जनरेट द पावर इन द 1 के बी 2 के बी 3 के बी और 33 के बी और 66 के बी एक्स्ट्रा इंस्टेंट ऑफ द 11 के बी एट द जनरेटिंग स्टेशन। एंड आपका जो यहाँ पर आपका जो प्यारा सा जो क्वेश्चन मैंने इसको जो एक्सप्लेन किया कि वाई द वोल्टेज जनरेटेड इज अ मल्टीपल ऑफ द 11 के बी, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फॉर्म फैक्टर नहीं है। जो लॉजिक है तो ये पूरी लॉजिक गेम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये है लॉजिक गेम। तो आप पूरी वीडियो से आपको जो है लगभग ये सारा जो सिस्टम है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो धन्यवाद। अगर आपको ये जो वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना जिसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर XYZ। धन्यवाद।